नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का स्पेशल शो 24 का चैंपियन। सच तो ये है कि आज हमारे शो का नाम 24 का चैंपियन की जगह दिल्ली का चैंपियन भी हो तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि बात आज हम दिल्ली की करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में करने वाले हैं, जो पिछले 24 घंटियों से सुर्खियों में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि अब आगे क्या होगा। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल, या फिर दिल्ली अब राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। क्या दिल्ली में बहुत जल्द एलजी को बॉस का ताज पहना दिया जाएगा? क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई है? और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या क्या हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले को कानून की नज़र से, संविधान की नज़र से समझाने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ भी हैं और राज्यसभा के पूर्व महासचिव देश दीपक वर्मा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी दुबे भी हैं। तो हम उन दोनों के पास चलेंगे और जानेंगे कि इसका कानूनी पहलू क्या है, संवैधानिक पहलू क्या है। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। ये देश में पहली बार है, पूरी गुंडागर्दी है। हारने जा रही है पार्टी, ये पार्टी हारने जा रही है। अरविंद केजरीवाल से हार रही है। क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या दिल्ली के नए बॉस बनेंगे एलजी? आम आदमी पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या दिल्ली में एलजी राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी ये मान चुकी है कि अब दिल्ली में कुछ ही दिन उसकी सरकार बची है? आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली के हर घर में एक केजरीवाल? तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। दिल्ली की राजनीति बेहद दिलचस्प है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ठीक सरकार के नीचे आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में हो सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ी हलचल होने वाली है। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना कभी कांग्रेस का विरोध कर सत्ता हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब चूंकि दोनों पार्टियां गले मिल गई है, इसलिए कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी के समर्थन के साथ साथ उसके सुर में सुर मिला रही है। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया, जहां उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। सिंघवी की गिनती कांग्रेस के उन धाकड़ नेताओं में होती है जो कांग्रेस को हर मुसीबत से बाहर निकालने में सदैव खड़े रहते हैं। केजरीवाल को उनका साथ मिला है, लिहाजा सिंघवी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल को बड़ी राहत मिल जाए। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है, या सिर्फ बुराई दिखती यहां पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है।
वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है, लेकिन ये समतल जमीन की मूल ढांचे को प्रहार करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन जिस भीड़ और समर्थन की संभावना थी वो नहीं मिली। हारने जा रही है पार्टी, ये पार्टी हारने जा रही है। अरविंद केजरीवाल से हार रही है। इमरजेंसी है ये घोषित, मोदी का काल है, मोदी के अपना चौकीदार है। आज तो अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने भी अपने दिल की बात कह दी। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल के गिरफ्तार होने का उन्हें कोई दुख नहीं है। अन्ना ने ठीक उसी तरह का बयान दिया जिस तरह अपराध करने के बाद परिवार वाले कहते हैं कि अपराधी के गिरफ्तार होने से उन्हें कोई दुख नहीं है। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। केजरीवाल जेल में हैं, लिहाजा जेल में रहकर सरकार चलाना नामुमकिन है। ऐसे में संभावना बनी हुई है कि सरकारी कामकाज में व्यवधान का हवाला देकर एलजी राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अस्पताल से आई हैं बेटे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस खबर में आरोप भी है, प्रत्यारोप भी है, कानून भी है और संविधान की भी बात हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी दुबे जी भी हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। लेकिन आप तक मैं आऊं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। आपके स्क्रीन पे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका बयान है और 26 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी और ये पीएम हाउस का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। 26 मार्च यानी होली के अगले दिन प्रधानमंत्री के आवास के चारों तरफ आम आदमी के कार्यकर्ता जुटकर और प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी कहा गया। सुनिए गोपाल राय क्या कह रहे हैं। तो उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो अभी तो उनके देख रेख में भी परिवार के लोग लगे हुए हैं। 10 दिन का रिमांड क्योंकि ईडी की तरफ से मांगा गया है और अभी फैसला हालांकि सुरक्षित है, कुछ देर में आने वाला है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग फैसले का। तो हमारे साथ अश्विनी दुबे जी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आप सबसे पहले ये बताइए, आपकी नज़र में ये मामला पहली नज़र में पॉलिटिकल है, कानूनी है, संवैधानिक है? एक एजेंसी काम कर रही है, उसने अपने साक्ष्य, उसने अपने जो भी केस है उसके आधार पर एक कार्रवाई की है, उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी है और संविधान की दुहाई दी जा रही है। तो आपकी नज़र में ये मामला क्या है? देखिए, पॉलिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक एजेंसी का हर एक एक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। माने अगर एजेंसी कोई काम अगर गैर कानूनी तरीके से करती है, अदालतें तुरंत उसको ऑब्जेक्ट कर देती हैं। यहां एक ऐसा ऑफेंस है जो कि पीएमएलए के तहत जिसकी जांच चल रही है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तमाम लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक प्रॉक्सिमेट लिंक जो लिकर माफिया है, लिकर बैरन है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी है, दिल्ली एक्साइज मिनिस्टर, उसको हेड करने वाले जो कैबिनेट के हेड, इन सब के बीच में बड़ा प्रॉक्सिमेट लिंक जो है जिसकी जांच हो रही है। और पीएमएलए बीइंग स्पेशल एक्ट, स्पेशल स्टैट्यूट जिसके तहत जांच हो रही है, तो ये पॉलिटिकल तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल इसको बना दिया गया है। तो दूसरा जी कंटिन्यू करें। नहीं, प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। दूसरा, इसमें 9 बार समन्स दिए गए। अगर पॉलिटिकल होता तो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी आंसरेबिलिटी बनती है देश के कानून के लिए, देश रूल ऑफ लॉ से चलने वाली जो प्रक्रिया है उसके लिए, 9 बार जो समन्स है एक एजेंसी का वो इग्नोर करना, ये दूसरी बात है जिसके मुताबिक ये नहीं कह सकते टाइम नहीं दिया गया, आंसर किया जा सकता था। तीसरा,
आप बताइए स्वयं कि आपकी गाड़ी का चालान हो जाता है कहीं पर, तो आप हमारे जैसे किसी लॉयर मित्र को फोन करके कहते हैं यार देखना गाड़ी का चालान हो गया है, माने हमने एक छोटा सा लॉ वायलेट कर दिया है। और यहां पर तो लगातार समन्स पर समन्स, और अभी एक देश की इतनी बड़ी एजेंसी जो सबसे खास तौर से एम्पावर्ड है ऐसे ब्लैक मनी को, ऐसे इलीगल ट्रांजैक्शंस को, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसके समन्स आ रहे हैं और तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप जी अश्विनी जी, जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि मामला पीएमएलए का है, इस मामले में किसी को बेल मिलना और जो मामला आपके सामने है दिल्ली शराब घोटाले का, कितना आपको एक वकील की नज़र से डिफिकल्ट या आसान लग रहा है इसमें बेल मिल पाना और केजरीवाल का उस कस्टडी से बाहर आ पाना, ये बताएं आप। देखिए दो बातें हैं। अब केजरीवाल जी के मुद्दे से हट करके कोई और ऑफेंस है किसी के ऊपर रजिस्टर हुआ एग्जाम्पल के तौर पर लें और उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो अदालत उसी समय रिमांड के समय ही बेल दे देती है। अब अदालत जो है तुरंत उसको चेक करती है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है कि नहीं है। इस केस में जब अरेस्ट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाता है, और वो भी अरेस्ट जब एक संवैधानिक पद पर बैठे इतने बड़े मुख्यमंत्री का हो रहा हो, तो अब बेल रूल नहीं है पीएमएलए में, इसलिए भी बेल रूल नहीं है। एक नॉर्मल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो वहां जेल एक्सेप्शन होता है, बेल रूल होता है। यहां बेल रूल नहीं है जब तक कि उस ऑफेंस की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाए। अब इसमें शराब नीति में जो कॉन्स्पिरेसी हुई उसमें कारोबारी शरथ रेड्डी, मंगुटा श्रीनिवासन रेड्डी, साउथ ग्रुप कारोबारी को जो उस समय एक्साइज पॉलिसी 21-22 में बनी, 32 में से 9 जोन मिले थे और प्रॉफिट मार्जिन को 12% से रिटेलर के लिए 185% कर दिया गया था। 12% प्रॉफिट्स में से 6% होलसेलर से निश्चित रूप में जैसा कहते हैं कि आप नेताओं ने वो तो आप आरोपों की बात और तथ्य की बात कर रहे हैं। आज जो सुनवाई के दौरान जो मामला आया है और जो ईडी ने कहा है कि केजरीवाल किंगपिन है, ये पूरा का पूरा मामला जो हुआ है उसमें केजरीवाल किंगपिन है और उन्होंने एक साजिश के तहत ये सब काम किया है, ऐसे में तो उनका बेल मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल वही मैं उसी बात पर आ रहा था, क्योंकि जब तक आप उसके जो ऑफेंसेस ने क्या नेचर ऑफ ऑफेंस है वो नहीं बताएंगे तो एकदम से कह देना केजरीवाल किंगपिन है, उस बात पर नहीं। यहां पर एक अरेस्ट नहीं, इनकी अरेस्ट के बाद यह साबित हुआ कि इस मामले में लीड कॉन्स्पिरेटर तथाकथित तौर पर अभी एलिज्ड तरीके से हम कहेंगे क्योंकि कोर्ट का अदालत का फाइनली फैसला नहीं आया है, वो ये है। इसीलिए अभी जो बेल है वो इसमें निश्चित नहीं लग रही है क्योंकि किसी भी को-एक्यूज को बेल नहीं मिली है और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रहा है, तो जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, सारी अरेस्ट नहीं हो जाती, पीएमएलए में बेल का प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह मामला थोड़ा लंबा आपको नजर आ रहा है। इसको हम थोड़ा अपने दर्शकों के लिए समझाने के लिए कुछ ग्राफिक दिखाना चाहेंगे और देखिए कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरह केजरीवाल के लिए मुश्किल। तो क्या सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल? जेल से सरकार अगर चलाने की बात आती है तो उसमें कानून मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहें तो कोई बाधक नहीं है, लेकिन उसके लिए जेल प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। हम इस पर बात करेंगे कि इसके क्या क्या रिपरकशन है, क्या दिक्कतें हैं। जेल प्रशासन हर बार अनुमति दे ये ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करता है, तमाम तरह की मीटिंगें होती है। अगला ग्राफिक दिखाइए प्लीज। केजरीवाल को कोर्ट ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से इनकार किया है। अब चूंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो इसीलिए केजरीवाल के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सरकार अगर वो चलाने की कोशिश करेंगे या कवायद करेंगे तो उनको मीटिंगें करनी होंगी और मीटिंग जब वो करेंगे तो जो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है शायद उसका उल्लंघन होने की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर जेल में मीटिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जेल के दूसरे लोग भी हो सकते हैं और उनको भी पता चलेगा कि दिल्ली की सरकार किस तरह से काम करेगी। अश्विनी जी, आप ये बताइए कि जिस एक सरकारी पद पे या एक मुख्यमंत्री या एक मंत्री ने जब पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है तो क्या वो जेल में इस तरह की मीटिंग करना मोरालिटी के हिसाब से सही है? क्या वो उस पद और गोपनीयता की शपथ का मान रखेगा उस वक्त? नहीं, देखिए कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ मीटिंग ही नहीं होती कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आप बहुत इंटरनल डिसीजन, सीक्रेट डिसीजंस स्टेट के फेवर में, पब्लिक के फेवर में लेते हैं। और संविधान में हो सकता है कि ये प्रावधान नहीं हो कि भाई सिटिंग मुख्यमंत्री जो है अरेस्ट होता है तो उसको रिजाइन करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है।
प्रिजन एक्ट अलग से डिफाइंड है। प्रिजन एक्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के मिलने का, बात करने का, टेलीफोन करने का वो है। और दूसरा, जब सिग्नेचर होता है तो सिग्नेचर को जेलर वहां का आइडेंटिफाई करता है, एंडोर्स करता है। जेलर डिसाइड करता है कि जेल में निरुद्ध जो कैदी है वो किसी और से किससे बात कर सकता है, किससे बात नहीं कर सकता। और एक बात सबसे बड़ी चीज आती है प्रोटोकॉल की। तो वो प्रोटोकॉल जो सीएम बाहर एंजॉय करते हैं, वो जेल के अंदर उन लोगों के सामने प्रोटोकॉल क्या वो उनको मिलेगा। उसके अलावा ऑफिसर्स को जो है लगातार जो इनको रिपोर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये तमाम व्यावहारिक दिक्कतें भी है, कानूनी दिक्कतें भी। संविधान में हो सकता है एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि सीएम रहते हुए आप जेल जाते हैं तो नहीं होगा, लेकिन आपको प्रोपराइटी एक बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अलावा एक प्रोपराइटी बात हुई। प्रोपराइटी में आप व्यावहारिकता को देखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उम्मीद की जाती है। पद गोपनीयता, जैसा आपने कहा, शपथ लेते हैं आप, संविधान के प्रति शपथ लेते हैं, तो उसी संविधान का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जरूरी कि आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो आप दूसरी अथॉरिटीज को असमंजस की स्थिति में नहीं डालें, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए वहां जाएंगे, पूरा जेल का प्रशासन आपके सामने आपके आदेश का, आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से पालन करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन उसका नियम उसको बाध्य करने पालन करने की इजाजत नहीं देता। कैबिनेट की मीटिंग होगी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो नोटशीट बनेगी उस नोटशीट को साइन करेंगे वो बिना वहां पर जेलर के एंडोर्समेंट के बाहर नहीं आ सकता। तो जेल मैनुअल से चलता है और बाकी काम अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये दिक्कतें इनको आएंगी। इसलिए अब इसके अलावा और एग्जांपल देखिए आप, जय ललिता का उदाहरण देखिए, लालू यादव का उदाहरण देखिए, उमा भारती जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया था उन्होंने। उसके अलावा आप हेमंत सोरेन का देखिए। तो ऐसे तमाम दृष्टांत हैं जहां पर अश्विनी जी आप इशारों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कानून या संविधान में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में 25 तरह की दिक्कतें हैं। और जिस नैतिकता की बात करते हुए केजरीवाल के मंत्रियों ने पहले इस्तीफा दे दिया था जेल में जाते वक्त, शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अगर जेल के अंदर वो है तो शायद ये काम ना करें तो बेहतर। ये आपने साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन आपके कहने का मतलब यही मैं समझ पा रहा हूँ। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। हम पहले कुछ रिएक्शंस दिखा लेते हैं कि दिल्ली में जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद यहाँ की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पीएम को सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, ठीकरा उनके सर फोड़ रही है। अभी केजरीवाल की पत्नी का भी बयान आया था, उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये सब कर्मों का हल है। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जांच एजेंसी ने कानून का पालन करके, हर प्रक्रिया का पालन करके आज जो निर्णय लिया है जनता उसका स्वागत कर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जुड़ गई है सारी कड़ी, जुड़ गई है सारी कड़ी, तभी अरविंद केजरीवाल को लगी है हथकड़ी। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा, और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, पीपल आर गोइंग टू जेल एंड इफ यू आर करप्ट पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है, दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। ये बेहद गलत है, ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है और
ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनके लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में या हमारे देश के इतिहास में ऐसे कभी हुआ है? ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें, और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है, क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें, लेकिन देश का कानून देखेगा, संविधान देखेगा। इसी तरह सतिंदर जैन भी कहते थे मैं जेल में रह के जेल मंत्री रहूंगा, उन्होंने अपना हश्र देख लिया। अरविंद केजरीवाल का हश्र भी आपके सामने आ जाएगा। इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। तो हमारे साथ अब तक अश्विनी दुबे जी थे और अब पूर्व आईएएस अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव रह चुके देश दीपक वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। वर्मा जी, आप संविधान को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और आपका लंबा अरसा ब्यूरोक्रेटिक भी अनुभव का रहा है। मेरा पहला सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? वर्मा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अश्विनी जी, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का क्राइसिस हो रहा है जो कि राष्ट्रपति शासन की तरफ ले जा रहा है दिल्ली को? सुचारू रूप से नहीं चलेगा जब संवैधानिक मशीनरी की विफलता की बात आएगी। तो उपराज्यपाल जो आर्टिकल 239A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत राष्ट्रपति शासन के लिए संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहराते हुए वो ये कह सकते हैं। यानी अब ये माने कहीं स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि क्या होगा वो संवैधानिक मशीनरी की विफलता, लेकिन अगर पब्लिक स्पिरिट में डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, ओरिएंटेड डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रुकने शुरू होंगे। कैबिनेट की नॉट इसलिए नहीं मिलेगी कि उनके जो हेड हैं वो यहां मौजूद नहीं है। तो ये सीधा सीधा आएगा कि संवैधानिक मशीनरी सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रही। यानी मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं या प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं या किसी और पद पर जो चुनाव हुआ है, जिस कार्य के लिए वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं, वो बाद का विकल्प होगा। जी अश्विनी जी। जी जी जी। मैं चाहूंगा कि वर्मा जी को फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाए। अच्छा, वर्मा जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है क्या? आई भाई जी हाँ जी, हाँ अब आ रही है। थैंक जी यू जी सर, मेरा पहला सवाल बिल्कुल सीधा है। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? ये इसमें बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो रही हैं और ये इस बात पे निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जिनकी गिरफ्तारी हो गई है वो आगे का प्रशासन चलाने के बारे में क्या निर्णय लेते हैं, इस पे ये बात निर्भर करेगी। नहीं, वो तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। जेल के अंदर से सरकार चला पाना क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंगली वो काम वहां से कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई मनाही नहीं है, इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन मौन है, तो इसलिए उन्होंने शायद ये स्टैंड लिया है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी। अब मैं प्रैक्टिकल स्टैंड की जो बात करूं, जेल मैनुअल के अनुसार जो भी व्यक्ति जेल में रहता है उससे मिलने वाले लोगों की संख्या, उसका समय और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स
प्रस्तुत किए जा सकते हैं या करते हैं, उसके बारे में एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उसको गुजरना पड़ेगा और जेल के जो भी इंचार्ज होंगे उनसे उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि अगर मुख्यमंत्री वहां बने रहते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग्स कैसी करेंगे, क्योंकि सारा जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वो कैबिनेट में होता है। तो कैबिनेट में की मीटिंगें अगर वो करना चाहेंगे तो वो शायद करना उनके लिए कठिन होगा। पहली व्यवहारिक दिक्कत ये आने वाली है। दूसरी व्यवहारिक दिक्कत ये आने वाली है कि अगर कोई भी फाइल जो कैबिनेट के डिसीजन के लिए या मुख्यमंत्री के डिसीजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वो फाइलें गोपनीय होती हैं, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बट ऐसी स्थिति में वो कागजात, वो पत्र, वो डॉक्यूमेंट्स, उनको फिर जेल मैनुअल के अनुसार ही उसका निरीक्षण कराना होगा। तो ये दो बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होगा और इसकी वजह से बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। जी, आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिस पद और गोपनीयता की शपथ एक मुख्यमंत्री या मंत्री लेता है, ऐसी हालत में उसका पालन नहीं होगा। सर, आप ये बताइए, आप तो खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे, अगर कोई सीएम जेल के अंदर है और ब्यूरोक्रेट को 50 काम पड़ते जो सीनियर लेवल पे होते हैं, मुख्यमंत्री उन्हें बुलाते हैं या आप फाइल लेके जाएंगे, बीच में जेल की दीवार है, कैसे काम होगा अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देके जेल में ही बैठे रहेंगे तो? हाँ, ये तो एकदम सही बात है कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उनके साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उनके साथ काम करने वाले मंत्रियों के लिए, और एक तरीके से देखा जाए तो सामान्य जनता के लिए भी, जो मुख्यमंत्री, बहुत सारे मुख्यमंत्री दरबार लगाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो उनके लिए भी मिलना उसमें एक बंधन होगा, क्योंकि उनको जेल मैनुअल के अनुसार जेल सुपरिंटेंडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि एक कठिनाई है जिस कठिनाई को उनको सामने रहना पड़ेगा। तो सर, इसका मतलब ये हो गया कि जो जेल सुपरिंटेंडेंट होंगे, बहुत कुछ दिल्ली की सरकार, अगर केजरीवाल साहब अंदर रहते हैं जेल के, तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी ये जेल सुपरिंटेंडेंट अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि अभी मीटिंग होगी, अभी कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो एलजी साहब बैठे हुए हैं, क्या एलजी ये नहीं कहेंगे कि संवैधानिक तौर पे सरकार चल नहीं रही है, मशीनरी फेल हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? देखिए, धारा कॉन्स्टिट्यूशन की 239A(b) में जी ये प्राविधान दिया गया है कि फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैसे डिफाइन की जाएगी। जी, वो डेफिनेशन हम जानना चाहेंगे। उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट, तो ये जो 239A(b) में जो डिफिनेशन दी गई है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की, उसमें प्रेसिडेंट को बहुत ही वाइड पावर्स दिए गए हैं। और मैं आपके लिए पढ़ना भी चाहूंगा इसको। जी सर। ये कहता है कि दैट अ सिचुएशन हैज अरिजन इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी कैनॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA आर ऑफ एनी लॉ मेड इन परसुएंस ऑफ दैट आर्टिकल। सो इसके बेसिस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है और वो रिपोर्ट दे सकता है, वो सेटिस्फाई होकर के ये रिपोर्ट दे सकता है। बट जो दूसरा सेक्शन है इसका 239AB का B प्रोविजन है, वो और भी महत्वपूर्ण है और गंभीर है तरीके से, क्योंकि ये सोचता है कि दैट फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू। यानी अगर उसको ये कठिनाइयां नजर आई और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके आधार पे ये निर्णय लेता है